नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन से पहले 50% डीएडीआर को मर्ज करके अंतरिम राहत देने वाला मुद्दा अब सीधे सीधे 8वें पे कमीशन की चेयरमैन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के टेबल तक पहुंच चुका है। जी हां, अब वहीं से इस मुद्दे का समाधान निकलेगा। आगे इसके बारे में जो लेटर जारी हुआ है वो आपको दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ जनवरी महीने के एआईसीपीआईएन के आंकड़े जारी हो चुके हैं। अब इन जनवरी महीने के एआईसीपीआईएन के आंकड़ों का क्या काम है, क्योंकि जनवरी 2026 से तो 8वां पे कमीशन का दौर शुरू हो चुका है। आपको बेशक आपका पेमेंट या पेंशन 2027 के आखिर में मिले या 2028 में मिले, लेकिन अब हमारा बढ़ोतरी तो जनवरी 2026 से लागू है। तो 7वें पे कमीशन के हिसाब से जो ये एआईसीपीआईएन के आंकड़े आए हैं, इनका क्या काम होगा, क्या ये डीएडीआर को बढ़ोतरी कराएगा, इसके बारे में भी आगे जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने जनवरी 2026 तक का खर्चे का और इनकम का ब्यौरा जारी किया है। अगर इस खर्चे का और इनकम के ब्यौरे को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो 18 महीने का डीएडीआर के लिए पैसा चाहिए वो पैसा बौना नजर आता है। जी हां, कितना कुल इनकम किया भारत सरकार ने, कितना कुल खर्चा किया भारत सरकार ने, उसका पूरा ब्यौरा भारत सरकार ने ही जारी कर दिया है, वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया है। चलिए आगे उसको भी समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने जारी किया 2026 जनवरी महीने तक का कमाई और खर्चे का ब्यौरा। 18 महीने का डीएडीआर तो बौना लग रहा है। जी हां दोस्तों, जो भारत सरकार ने कमाई की है उसके आगे जो भारत सरकार ने खर्चा किया है उसका अगर पूरा ब्यौरा आप देखेंगे जो वित्त मंत्रालय ने जारी किया है, तो कहीं ना कहीं 18 महीने का डीएडीआर का भुगतान के लिए जो 34,000 करोड़ रुपए की जरूरत है वो कहीं ना कहीं बौना नजर आ रहा है दोस्तों। चलिए अब आगे आपको दिखाता हूं भारत सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनको देखते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया पूरा आंकड़ा देख पा रहे हैं। भारत सरकार के खातों की जनवरी 2026 तक की मासिक समीक्षा वित्तीय वर्ष 2025-26 और 27 फरवरी 2026 को यह जारी किया गया दोस्तों। बेहद अहम है, क्योंकि इसको अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत सरकार की स्थिति क्या है। अगर हम वित्तीय आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे कि सरकार कितना कमा रही है, कितना खर्चा कर रही है, उसके आंकड़े ये सामने आप देख पा रहे हैं। तो इनको एक बार थोड़ा सा नजर लगा लेते हैं। देखिए, भारत सरकार के जनवरी 2026 तक के मासिक खातों का संकलन का रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। भारत सरकार को जनवरी 2026 तक 27,08,654 करोड़ रुपए वर्ष 2025-26 की कुल प्राप्तियों का 79.5% प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, पूरा साल का 79.5%, 100% भी नहीं। और वो अमाउंट कितना है? वो अमाउंट है 27,08,654 करोड़ रुपए। और 18 महीने का डीएडीआर का टोटल खर्चा कितना है दोस्तों, पता है आपको? 34,000 करोड़ रुपए। कहां 27,08,654 करोड़ रुपए, कहां 34,000 करोड़ रुपए। और ये भी पूरा 100% नहीं है, ये भी 79% है, 79.5% है। तो देखिए आगे इसमें 20,94,218 करोड़ रुपए कर राजस्व केंद्र को प्राप्त शुद्ध राशि है। 5,57,307 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व है और 57,129 करोड़ रुपए गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां हैं, शामिल हैं। इस अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में 11,39,767 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार सारा का सारा खुद ही खर्चा करती है। देखिए, राज्य सरकारों को भी भुगतान किया गया। कितना किया गया है? 27,08,654 करोड़ में से 11,39,767 करोड़ रुपए। हम मानते हैं कि भारत सरकार का खर्चा बहुत सारी जगहों पर होता है, लेकिन आमदनी देखिए, आमदनी में भी कमी नहीं है। और यह 80% आमदनी है, 20% और इस पर जुड़ना है। तो सोचिए आमदनी कितना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 65,588 करोड़ रुपए अधिक है। यानी कि पिछले वर्ष राज्यों को जितना दिया गया था उससे 65,588 करोड़ रुपए ज्यादा इस वर्ष दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वित्तीय हालात सुधरे हैं, कहीं ना कहीं इनकम में बढ़ोतरी हुआ है, तभी जाकर के राज्य सरकारों को भारत सरकार इतना पैसा दे पाई है। आगे देखिए,
भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 36,90,061 करोड़ रुपए वर्ष 2025-26 में व्यय का 74.3% है, जिसमें 28,47,780 करोड़ रुपए राजस्व मद पर और 8,42,281 करोड़ रुपए पूंजी मद पर व्यय किए गए हैं। कुल राजस्व व्यय में से 9,88,302 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान के मद पर और 3,54,861 करोड़ रुपए प्रमुख सब्सिडी के मद पर है। दोस्तों देखिए, खर्चे का अगर आंकड़ा देखेंगे तो इसमें से महज अगर बहुत अच्छा पे कमीशन भी सरकार को देना पड़े तो लगभग 4 लाख करोड़ का शायद बजट होगा। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार की आमदनी इतनी है तो आगे 2-3 साल का पूरा बजट मिला करके मेरे ख्याल से तो सरकार एक अच्छा खासा पे कमीशन दे सकती है, क्योंकि आमदनी में कोई कमी नहीं है, खर्चा भी वैसे है, बहुत है, कई सारे जो डेवलपमेंट वर्क्स में भी खर्चा होता है, लेकिन उसको भी मद्देनजर रखते हुए फिर भी पे कमीशन अगर अच्छा देना चाहे तो सरकार दे सकती है। इन आंकड़ों से यही पता चलता है। दोस्तों चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 8वें वेतन आयोग से पहले ही अंतरिम राहत के तौर पर 50% डीए मर्ज करने की सिफारिश अब 8 सीपीसी की चेयरमैन करेंगी। उनके टेबल पर 50% डीए मर्ज की फाइल। जी हां दोस्तों, 50% डीए मर्ज करके 8वें पे कमीशन से पहले ही अंतरिम राहत देने वाला मुद्दा सीधे सीधे चेयरमैन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के पास पहुंचा दिया गया है। जो लेटर जारी किया गया उसको देखते हैं। चलिए अब दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से 27 फरवरी 2026 को जारी किया गया और ये लेटर सीधे सीधे श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो कि चेयरपर्सन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन है और ये 8वें पे कमीशन का ऑफिस एड्रेस है, यहां पर भेज दिया गया है। बहुत अहम मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि 8वां पे कमीशन में अगर देरी हो तो उस देरी को कंपेंसेट करने के लिए पे कमीशन से पहले पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को अंतरिम राहत दी जाए, इसकी मांग सभी कर रहे हैं। लेकिन पहली बार यह मुद्दा जो है जस्टिफाइड तरीके से सीधे सीधे चेयरमैन के पास भेज दिया गया है। जो आप यहां देख पा रहे हैं यह पूरा अंग्रेजी में है, इसका हिंदी में मैं आपको अनुवाद समझाऊंगा। मर्जर ऑफ 50% डियरनेस अलाउंस विद बेसिक पे एंड ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ विद इन व्यू ऑफ द कंटिन्यूइंग इन्फ्लेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। बेशक पे कमीशन में देरी हो जाए लेकिन मुद्रास्फीति या महंगाई में तो कमी नहीं होगी। देरी बेशक हो जाए तो उस देरी को कंपेंसेट करने की ये बात चल रही है, उसको जो है भुगतान करने की ये बात चल रही है। देखिए अंग्रेजी में, चलिए इसका पूरा हिंदी में मैं आपको मतलब समझाता हूं। बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से सभी चीजें लिखी गई हैं। ये देखिए शिवाजी वसी रेड्डी जी ने ये लिखा है, सेक्रेटरी जनरल है एफएनपीओ के। चलिए अब और एफएनपीओ के सेक्रेटरी जनरल के साथ साथ वो जेसीएम के सदस्य भी हैं दोस्तों, तो ये अहम मुद्दा है। इसलिए चलिए अब हिंदी में समझते हैं इसमें क्या जस्टिफिकेशन दिया गया है। जो लेटर अभी अभी आपने अंग्रेजी में देखा उसका हिंदी में क्या है, देखिए पृष्ठभूमि, महंगाई भत्ता डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि एआईसीपीआई पर आधारित होता है। पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक वस्तुओं, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ईंधन और परिवहन को प्रभावित करने वाली लगातार मुद्रास्फीति की प्रकृति के कारण डीए में काफी वृद्धि हुई है। चूंकि महंगाई भत्ता डीए सीधे जीवन यापन की लागत से जुड़ा है, इसलिए इसकी तीव्र वृद्धि वास्तविक वेतन में लगातार गिरावट को दर्शाती है। वर्तमान डीए पहले ही काफी ऊंचे स्तर को पार कर चुका है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि मौजूदा मूल वेतन संरचना अब जीवन यापन की वास्तविक लागत के प्रतिबिंबित नहीं करती है। कहने का मतलब है जो भी वास्तविक में जो मूल्य है, जो महंगाई है, उसके हिसाब से हमारा डीएडीआर मैच नहीं होता है। ये यहां जस्टिफिकेशन दिया गया। आगे कहा गया है 50% महंगाई भत्ता को मूल वेतन में विलय करने का औचित्य क्या है। देखिए वास्तविक मजदूरी में गिरावट हुई है। पिछले कई वर्षों में जारी निरंतर मुद्रास्फीति ने कर्मचारियों की क्रय शक्ति को काफी कम कर दिया है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ रहा है। ऐसे जस्टिफिकेशन देते हुए आगे यहां कहा गया है, अब देखिए पूर्ववर्ती वेतन आयोगों में अपनाए गए सिद्धांत, पहले कैसे सिद्धांत अपनाए गए थे। ऐतिहासिक रूप से अब भी महंगाई भत्ता 50% से अधिक जब भी हो जाता था तो मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने और
वेतन में संरचनात्मक सुधार लाने के लिए डीए के एक हिस्से को मूल वेतन में मिलाना उचित समझा जाता था। इस तरह विलय से यह सुनिश्चित होता था कि भविष्य में डीए की गणना यथार्थवादी आधार पर की जाए। भत्तों और सेवानिवृत्त लाभों पर प्रभाव। चूंकि कई भत्ते और सेवानिवृत्त लाभ मूल वेतन आधारित होते हैं, इसलिए डीए का विलय न होने से वास्तविक वित्तीय सुधार में ठहराव आ जाता है। डीए के 50% विलय से निम्नलिखित लाभ होंगे। अब लाभ क्या क्या होंगे, देखिए लाभों के बारे में भी बताया गया है। ये देखिए दूसरे पेज में बताया गया कि क्या क्या लाभ होंगे। अब दोस्तों 50% मर्ज से लाभ क्या होगा, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और वेतन से जुड़े अन्य लाभों में वृद्धि होगा। पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार होगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकता है ये 50% मर्ज। आगे अंतिम अनुशंसाओं के लिए लंबित रहने तक अंतरिम राहत मिल जाएगा। देखिए 8वें सीपीसी के गठन और इसकी सिफारिशों को प्रस्तुत करने और लागू करने में काफी समय लग सकता है। इस दौरान कर्मचारियों को महंगाई के गंभीर दबाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए अंतरिम राहत उपाय के रूप में 50% महंगाई भत्ता डीए को मूल वेतन में शामिल करने पर विचार किया जाए, बशर्ते 8वें सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर अंतिम समायोजन किया जाए। आर्थिक वास्तविकता क्या होगी इसकी, ये देखिए आर्थिक वास्तविकता ये है। यहां पर बिल्कुल सब कुछ जस्टिफाइड तरीके से बताया गया है दोस्तों। आर्थिक वास्तविकता देखिए, बढ़ती लागत, भोजन एवं आवश्यक वस्तुएं, आवास और किराए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, ईंधन और परिवहन, घरेलू खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मध्यम वर्ग के वेतनभोगी कर्मचारी विशेष रूप से प्रभावित हैं, क्योंकि उनकी आय में वृद्धि बाजार मुद्रास्फीति के अनुपात में नहीं हो रही है। प्रार्थना अब यह है, उनसे रिक्वेस्ट किया गया है, चेयरमैन से रिक्वेस्ट किया गया है कि उपरोक्त के मद्देनजर यह विनम्र निवेदन है कि माननीय आयोग कृपया निम्नलिखित कार्य करें। क्या क्या करें, सभी केंद्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 50% महंगाई भत्ता को मूल वेतन में विलय करने की सिफारिश की जानी चाहिए और इसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को अंतिम रूप देने और लागू करने तक अंतरिम राहत के रूप में माना जाए। यानी कि 8वें पे कमीशन जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाता है तब तक 50% डीएडीआर को मर्ज करके अंतरिम राहत के तौर पर दिया जाए। देखिए मौजूदा मुद्रास्फीति और वास्तविक वेतन में गिरावट को देखते हुए मेरा संघ माननीय आयोग से निवेदन करता है कि वह अंतरिम राहत उपाय के रूप में 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 50% मूल वेतन में पेंशन में विलय करने की सिफारिश करे। यह उपाय तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करेगा, क्रय शक्ति को आंशिक रूप से बहाल करेगा और देश भर में लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक गरिमा सुनिश्चित करेगा। देखिए दोस्तों, और पे कमीशन को गठन करते हुए जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वहां भी यह कहा गया है कि पे कमीशन चाहे तो पहले भी किसी चीज का रिकमेंडेशन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं पे कमीशन के चेयरमैन के पास इस मुद्दे को भेजना बेहद अहम है। अब चाहे तो पे कमीशन लागू होने से पहले ही 50% डीएडीआर मर्ज के मुद्दे को रिकमेंड करके भेज सकता है दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2026 के महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। एआईसीपीआई के आंकड़ों में उछाल है, आगे कितना बढ़ेगा डीए, देखें डिटेल्स। जी हां दोस्तों जनवरी 2026 में हमें जो डीएडीआर बढ़ोतरी मिलना है 2% मिलना है, उसके आंकड़े दिसंबर तक तय हो चुके हैं। अब दिसंबर के आगे के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में जब 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा तो क्या इन आंकड़ों का कोई महत्व रहेगा? चलिए जो आंकड़े जारी हुए हैं उनको पहले देखते हैं। ये रहा दोस्तों, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की तरफ से 27 फरवरी 2026 को ये आंकड़े जारी कर दिए हैं एआईसीपीआई के। और पिछले महीने के साथ अगर हम कंपेयर करें तो आंकड़ों में मामूली सा उछाल हुआ है। देखिए दिसंबर के महीने में 148.2 था, लेकिन अब जनवरी में 148.6 के आंकड़े 6 के निकले हैं। लेकिन इन आंकड़ों का क्या फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है कि अब 8वां पे कमीशन का जो डेट होने वाला है वो जनवरी 2026 होने वाला है। लेकिन जब तक 8वां पे कमीशन लागू नहीं होता है, यानी कि जाकर के 2027 के आखिर में हो या 28 में हो, जब तक लागू नहीं होता तब तक इन्हीं आंकड़ों के बेस पर हमारा हर 6 महीने में डीएडीआर हमें बढ़ोतरी मिलता रहेगा। बेशक वो 8वां पे कमीशन जब लागू हो जाएगा तो उसका प्लस माइनस होकर के जो बचा हुआ जो जितना अमाउंट बनता है वो हमें एरियर के रूप में मिलेगा। इसलिए इन आंकड़ों का भी महत्व है। फिलहाल तो महज ये जनवरी के आंकड़े हैं, आगे जब जून 2026 तक के आंकड़े निकल जाएंगे तो हमें जुलाई 2026 से बढ़ने वाला डीएडीआर का मूल आंकड़ा मिल पाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।